हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट्स के 5th चैप्टर 5th यूनिट का जो है उसे डिस्कस करेंगे और इसी लेक्चर में 5th 6th 7 तीनों चैप्टर कवर करेंगे और इस यूनिट को आज फिनिश करेंगे। ठीक है, तो 5th चैप्टर जो है वो है हमारा विशिष्ट समग्र प्रौद्योगिकियों, प्रबंधन मॉडल और उत्पादन प्रणालियों की केस स्टडी। यानी कि उन्होंने इस चैप्टर में बताया है जितने भी उत्पादन की प्रणालियां हैं वो क्या क्या है, और जितने भी प्रबंधन मॉडल हैं वो, और उसके आगे आता है विशिष्ट सामग्री प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे नैतिक मूल्य और मानवीय मूल्य अपना महत्व खो रहे हैं, जैसे कि हम लोग अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं नैतिक मूल्य क्या थे और मानवीय मूल्य क्या थे, अब इस चैप्टर में वो ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग अपने सारे मानवीय मूल्य और नैतिक मूल्य खोते जा रहे हैं, सही समझ के माध्यम से समग्र विकल्पों का पता लगाना महत्वपूर्ण हो गया है। यानी कि सही समझ को उपयोग करते हुए नैतिक मूल्यों और मानवीय मूल्यों को खोने के पीछे क्या कारण है, अब हमें यह ढूंढना पड़ेगा, और जिसके अनुसार यह एक ऐसे जीवन की कल्पना करते हैं जैसे सभी मनुष्यों की आवश्यकताओं के अनुकूल हो और प्रकृति के अनुकूल भी है, वैश्विक स्तर पर सामंजस्यपूर्ण मानव समाज के विकास के लिए संवाहक है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ आती है कि आपने देखा होगा एक स्थायी सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं जिससे सुख शांति और समृद्धि आती है। कुल मिला के हमारा पूरा जितना भी ह्यूमन वैल्यू का एक सब्जेक्ट ये दे रखा है उसमें टोटल कंक्लूज़न यही निकलता है कि किस तरीके से हम जो है वो प्रत्येक अपनी मेंटली सेटिस्फेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं और मानसिक सुख शांति और समृद्धि इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यह स्पष्ट है कि इस तरह के मॉडल को उपयुक्त प्रौद्योगिकियों यानी टेक्नोलॉजी, उत्पादन प्रणालियों यानी कि प्रोडक्शन सिस्टम और प्रबंध तंत्र यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम के विकास की कल्पना की आवश्यकता होगी जो प्रसन्नता प्राप्त करने के व्यापक मानव लक्ष्य को पूरा करते हैं। यह मॉडल मानव कल्याण के लिए अनुकूल तकनीकों और प्रणालियों को विकसित करने और सदुपयोगी बनाने के लिए आवश्यक है, ना कि केवल आर्थिक विकास पर बल देने के लिए। ठीक है, ऐसी प्रणालियों और उपकरणों के विकास के लिए सही समझ की आवश्यकता होती है और प्रकृति की प्रणालियों और प्रक्रियाओं की जांच भी आवश्यक है। प्रकृति की सभी प्रणालियां और प्रक्रियाएं मूल रूप से विद्यमान व संपूर्ण पहले से ही पुष्टि की जा चुकी है और वे चक्रीय तथा स्वविनियमित भी हैं। वास्तव में ऐसी सभी विकसित प्रणालियों और उपकरणों में मानव के उपयोग के लिए रचनात्मक प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त गुंजाइश है ताकि ये मानव उपयोग के लिए अधिक से अधिक अनुकूल हो सकें। यानी कि देखो, उनका टोटल कहने का मतलब एक ही है कि हम जितने भी अपने मानवीय मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को खोते जा रहे हैं, उन सब मानवीय मूल्य और नैतिक मूल्यों को खोने के पीछे मेन जो कारण है वो है हमारा सही समझ का अभाव होना। और जब सही समझ का अभाव होता है तो क्या होता है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि हम लोग जो है वो फालतू की चीज़ों की तरफ भागते हैं और फालतू की चीज़ें सोचते रहते हैं। हमने 4th यूनिट में एक चीज़ पढ़ा था कि को एग्जिस्टेंस बिटवीन आई एंड बॉडी, मैं और शरीर के बीच सह अस्तित्व। तो वो सह अस्तित्व क्या था, सूचनाओं का आदान प्रदान। यानी कि मैंने जो सोचा वो हमारे भौतिक शरीर ने प्रक्रिया को किया। ठीक है, मैंने सोचा कि शरीर को भूख लगी है, शरीर को पोषण की आवश्यकता है, तो शरीर के अंगों के द्वारा खाना खाया गया, और खाना कैसे मिला, शरीर के अंगों को। तो प्रसन्नता कैसे मिली, मैं को, क्योंकि मैंने सोचा था और मैंने ही शरीर के अंगों से वो कार्य करने का प्रयास किया, और जब वो कार्य हो गया तो क्या हुआ, प्रसन्नता कैसे मिली, मैं को, यानी कि माई सेल्फ को।
तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी प्रकृति में नैतिक और मानवीय मूल्य हैं जो आज की डेट में हमारे खोते जा रहे हैं, उन्हें वापस लाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो है सही समझ का विकसित होना। और जैसे जैसे ये सही समझ विकसित होगी वैसे वैसे क्या होगा कि हमें बराबर प्रसन्नता और समृद्धि प्राप्त होगी। हम प्रकृति के साथ उतने ही ज़्यादा संतुलित रहेंगे और संतुलित रहने के साथ साथ हमारा जो मानव जीवन है वो आवश्यकता अनुसार बहुत अच्छे से हो सकेगा। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि उपयुक्त आवश्यकताओं के जीवन शैलियों की मांग को पूरा करना, यानी कि साधारण भाषा में ऐसी प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के विकास के मार्गदर्शन के लिए मोटे तौर पर 3 मानदंड हैं। उन्होंने बताया कि जितने भी प्रौद्योगिकी हैं और प्रणाली हैं, इन सब के विकास के लिए, मानवीय मूल्य और नैतिक मूल्यों के लिए जो भी प्रौद्योगिकी हैं को प्राप्त करने के लिए या जो भी सिस्टम है उन सब को प्राप्त करने के लिए कितने, मोटे तौर पर केवल 3 मानदंड हैं। कौन कौन से? उपयुक्त आवश्यकता और जीवन शैलियों की मांग को पूरा करना, मानव जीवन यानी मनुष्यों के अनुकूल होना, और तीसरा आता है पर्यावरण के अनुकूल होना। पर्यावरण दैट मीन्स प्रकृति, मानव जीवन दैट मीन्स समाज, ठीक है, और उपयुक्त आवश्यकता और जीवन शैलियों की मांग को पूरा करना। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब इन तीनों के बीच में आपसी सामंजस्य बंधा होगा तो क्या होगा कि हम अपने नैतिक और मानवीय मूल्यों को अच्छे से प्राप्त कर सकेंगे और अपने जीवन को अच्छे से जी सकेंगे। ठीक है, उन्होंने बताया कि जहाँ तक उपयुक्त आवश्यकताओं और जीवन शैलियों की मांग को पूरा करने का संबंध, तो इस विषय में उल्लेखनीय है कि ऐसी तकनीकों, प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों का आविष्कार हमारी जीवन शैली की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से किया जाता है। यही बात हम इतनी देर से कह रहे थे कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी सिस्टम हैं, ये सारे, इनका आविष्कार क्यों किया गया? हमारे जीवन शैली की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया गया। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो विश्व है वो हर टाइम बदल रहा है। खान पान, जीवन शैली में दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहे हैं। उन परिवर्तनों के साथ बदलाव आना भी आवश्यक है। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि समय की मांग को पूरा करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम पुराने साधनों से काम नहीं चला सकते और हमें अपनी जीवन शैली के अनुरूप नए साधन बनाने पड़ते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने टाइम में क्या हुआ करता था, आदमी जो है वो साइकिल से चलता था। आज के टाइम में क्या है, आदमी कार से चल रहा है, मोटरसाइकिल से चल रहा है। उसके पीछे क्या रीज़न आया कि पहले जब वो साइकिल से चलता था या घोड़ा गाड़ी से चलता था तो उसे एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करने में समय ज़्यादा लगता था। लेकिन आज वही आदमी जब कार से चल रहा है और मोटरसाइकिल से चल रहा है तो क्या हो रहा है कि वही समय कम लग रहा है और वो कम समय में अपने सारे काम निपटा रहा है। ठीक है, तो हमें अपनी जीवन शैली के अनुरूप क्या करना पड़ता है? नए साधन बनाने पड़ते हैं। इसमें नई नई टेक्नोलॉजी और तकनीकों का आविष्कार करना भी समय की मांग है। मूल्यपरक शिक्षा व्यक्ति में सही सूझबूझ का संचार करती है। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आदमी की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं और जो एक सही शिक्षा है, मूल्यपरक शिक्षा है, वो व्यक्ति को क्या करती है? सही सूझबूझ का संचार करती है। इस तकनीक को विकसित करते समय लोक अनुकूलता एवं पर्यावरण अनुकूलता का घटक सबसे महत्वपूर्ण है। वो ये भी कह रहे हैं कि समय के साथ साथ खुद को तो बदलो, टेक्नोलॉजी के साथ खुद तो बदलो, लेकिन पर्यावरण के साथ खुद के संतुलन को मत खो। अगर पर्यावरण के साथ खुद के संतुलन को खोया जाएगा तो क्या होगा कि हमारा कहीं ना कहीं मानव जीवन प्रभावित होगा और हमारा जो मानव जीवन है वो पृथ्वी पर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रौद्योगिकियों के लिए यानी टेक्नोलॉजी के लिए मानदंड कौन से हैं कि हम जानते हैं कि प्रौद्योगिकियों के लिए मानदंड सुनिश्चित होते हैं। इसमें ऊपर किए गए उल्लेख में
सारगर्भित विवरण प्रस्तुत किया गया है। जहाँ तक प्रौद्योगिकियों का प्रश्न है, इसे अपने उद्देश्यों में सफल होना चाहिए। और प्रौद्योगिकियों के मुख्य प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? वास्तविक मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करना, यानी कि आदमी की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन्हें पूर्ण करना। प्राकृतिक सिस्टम और चक्रों के साथ आपस में सामंजस्य रखना। मानव शरीर, जानवरों, पौधों और पदार्थों के कारगर उपयोग को सुविधाजनक बनाना। सुरक्षित, प्रभोक्ता अनुकूल और स्वास्थ्य के लिए सहायक होना। लागत प्रभावी और ऊर्जा कुशलता। मानवीय तालमेल एवं सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये सारे उद्देश्य हैं। ठीक, फिर आता है उत्पादन प्रणालियों के लिए मानदंड। तो उत्पादन प्रणाली, जो भी चीज़ हम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए क्या होना चाहिए कि प्रॉपर वे में हमारे पास एक लेआउट होना चाहिए। हमें क्या तैयार करना है, किस लिए तैयार करना है और कितनी संख्या में तैयार करना है, ये हमारे मानदंड होने चाहिए। ठीक है, तो देखो उन्होंने कहा भी है कि उत्पादन प्रणालियाँ कैसी हों, इसके लिए आवश्यक है कि हम उत्पादन से संबंधित सभी पहलुओं पर ध्यान दें। जैसे कि हमें किस चीज़ का उत्पादन करना है, यानी कि मानवीय आवश्यकता के अनुसार। यदि हम जिस चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं वो मानवीय आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर रही है तो उसका उत्पादन करना ही बेकार है। ठीक है, फिर क्या है कि हमें उत्पादन किन के लिए करना है, हमें उत्पादन कितनी संख्या में करना है। ठीक, फिर क्या है कि उत्पादन के बारे में किसी भी पहलू पर निर्णय इन 3 बिंदुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। मानवीय आवश्यकताओं के विषय में ध्यान देने योग्य बात यह है कि वे व्यापक मानव लक्ष्य के अनुरूप हों। उत्पादन प्रणालियों के मानदंड निम्नलिखित में शामिल हैं। तो उत्पादन प्रणाली के क्या मानदंड होने चाहिए कि हमें जो चीज़ उत्पादित करनी है उसके लिए हमारे पास सभी स्थानीय साधन हो और उन सभी साधनों का पूर्ण उपयोग हो। स्थानीय विशेषताओं का भरपूर उपयोग हो। स्थानीय तंत्रों में उत्पादित वस्तुओं की मांग हो। स्थानीय वातावरण के सामंजस्य में हो। स्थानीय पर्यावरण के सामंजस्य में हो और स्थानीय व्यक्तियों को पर्याप्त रोजगार देती हो। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हमारे उत्पादन के मानदंड हैं। ठीक है, स्थानीय निकाय को पोषित करती हूँ, सुरक्षित हो। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में जितना भी उत्पादन हो रहा है ये गलत तरीके से हो रहा है। गलत तरीके से क्यों हो रहा है कि बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उनसे जो धुआं निकल रहा है वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। जो गंदा पानी निकल रहा है वो हमारे पानी को प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, बड़े बड़े पेड़ पौधों को काट के जो है वो इंडस्ट्रियां बना दी गई। तो इस तरीके से क्या है, ये सारी चीज़ें ना हो। ठीक, फिर ये देखा जाए कि हमारी मानवीय आवश्यकता क्या है, मानवीय मांग कितनी है, कितना उसका उपयोग है, कितने संसाधनों का उपयोग किया गया है उस चीज़ को उत्पादित करने में। तो ये सब क्या है? ये सब हमारी उत्पादन प्रणालियों के मानदंड हैं। ठीक, फिर आता है प्रबंधन प्रबंधन मॉडल के लिए मानदंड। तो उन्होंने बताया कि किसी भी व्यवसाय में प्रबंधन का महत्व उतना ही होता है जितना कि प्रौद्योगिकी व उत्पादन प्रणालियों का। यानी कि कहने का मतलब यह है, प्रबंधन है क्या? प्रबंधन एक मैनेजमेंट है जिसके द्वारा हम एक सिस्टम तैयार करते हैं कि कौन सी चीज़ हमें किस तरीके से उत्पादित करनी है और किस तरीके से वो हमें मानव को उसकी आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध करानी है। ठीक है, तो प्रबंधन उत्पादन क्रिया के दोनों सिरों पर काम करता है और जितना हमारा जो है वो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और जितना प्रोडक्शन सिस्टम का महत्व है उतना ही हमारा मैनेजमेंट मॉडल का भी महत्व है। ठीक है, उत्पादन प्रणालियों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी तकनीकी व उत्पादन करने वाले मनुष्यों के साथ तालमेल रखना और दूसरा उत्पादित वस्तु को उपयोगकर्ता तक पहुंचाने में सम्मिलित मानव तंत्र के साथ तालमेल रखना। ठीक है, प्रबंधन तंत्र के लिए निम्न मानदंडों का उपयोग किया जाता है। पहला कौन सा है? पारिवारिक वातावरण हो, सहायक हो, प्रेरणादायक हो, मानव श्रम का सही आकलन हो, कर्मचारियों व उपभोक्ताओं की संतुष्टि का ध्यान रखे और केवल लाभ के लिए लक्षित ना हो। ठीक है,
केवल लाभ के लिए लक्षित ना हो, व्यवसाय में सम्मिलित प्रत्येक का मूल्यवर्धन करें, शासकीय निकायों द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करें। ठीक है। फिर आता है प्राकृतिक प्रणालियाँ, नेचुरल सिस्टम। तो नेचुरल सिस्टम क्या है कि वास्तव में यदि हम समग्र प्रणाली से कुछ लाभान्वित होना चाहते हैं, जितनी भी ये प्रणालियाँ हैं उनसे अगर हम कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हो, तो हम प्रकृति की प्रणालियों से तथा पारंपरिक व्यवहारों से बहुत कुछ सीखना चाहिए और उन प्रणालियों को हमें जो है वो अपने स्वाभाविक रूप में उपयोग में लाना चाहिए। ठीक है। उनके लिए किसी विशेष बाह्य देखरेख की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रक्रियाएं जो हैं वो पूर्णता प्राप्त करने में सहयोगी होती हैं। ठीक है। अब इस प्रकार प्रकृति में कभी भी स्वाभाविक रूप से किसी भी खनिज व वायु, जल, पेड़ पौधों आदि की कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि वे एक नियमित चक्र से होकर पुनः उसी व्यवस्था में आ जाती हैं। हमारे द्वारा तैयार की जाने वाली प्रक्रियाएं भी चक्रीय होंगी, तो वे प्रकृति के साथ तालमेल में रहेंगी और हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए जो है वो प्रकृति में मुख्य रूप से दो प्रणालियाँ दी गई हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से। कौन कौन सी? एक तो है चक्रीकरण और दूसरा है स्वनियमन। तो चक्रीकरण क्या होता है? देखो, सबसे पहले क्या होता है? बीज। फिर बीज से क्या, बीज डालते हैं हम, फिर वो पौधा बनता है, पौधे से बड़ा पेड़ हो जाता है और उस पेड़ पे क्या होते हैं? फूल आते हैं। तो ये क्या है? चक्रीकरण है। चक्रीकरण का मतलब कि सारे प्रोसेस एक चक्र के क्रम में ही होने हैं। कभी यह नहीं होगा कि हम बिना बीज डाले पौधा उत्पन्न कर लें और पौधे के बिना हम उसे पेड़ बना लें डायरेक्ट, या डायरेक्ट किसी पेड़ को लगा के उस पर फूल आ जाएं। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, एक तो ये चक्रीकरण और इसी तरीके से जल चक्र है। देखो, जल चक्र क्या होता है? पहले बादल आए, फिर बारिश बनी, फिर पानी बरसा, फिर वर्षा का जल इकट्ठा हुआ, फिर वो उड़ के बारिश बन के बादल बन गई। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये एक चक्र में हो रहा है सारा काम। ठीक है। ऐसे ही वायवीय नाइट्रोजन, ये क्या है? मनुष्यों और जानवरों का भोजन, और दूसरा क्या है? पौधे। ठीक। फिर क्या आता है? स्वनियमन। तो स्वनियमन क्या है? ये प्रकृति की एक और प्रक्रिया है जिसमें प्रकृति स्वयं ही अपने अंदर उपस्थित तत्वों, पेड़ पौधों, जानवर, खनिज आदि का चयन व विघटन करती है ताकि उनकी निरंतरता बनी रहे और किसी भी तत्व का विनाश ना हो। उदाहरण के लिए, यदि मनुष्य का हस्तक्षेप ना हो तो प्रत्येक परिस्थिति तंत्र में जानवरों, खनिजों, तत्वों व पौधों की संख्या का अनुपात प्रकृति द्वारा निश्चित किया जाता है। ठीक है। किसी भी जल तंत्र में बड़े मांसाहारी जलीय प्रणाली, छोटी मछलियाँ, लवण, पौधे आदि की मात्रा स्वतः ही नियमित रहती है। ऐसा नहीं होता कि किसी जल तंत्र में किसी एक प्रकार के जलीय प्राणियों की संख्या आवश्यकता से अधिक नहीं हो सकती और ना ही कोई प्रजाति विलुप्त हो सकती है। तो ये क्या है? ये है स्वनियमन। ठीक है। अब आता है वर्तमान परिदृश्य। तो वर्तमान परिदृश्य में मतलब आज के हिसाब से जो प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणालियाँ और प्रबंधन सिस्टम जो चल रहा है, उसके अनुसार क्या है कि तकनीकी की ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोतों पर निर्भरता। गैर नवीनीकरण स्रोत से मतलब जैसे कि कोयला हो गया, एक बार यूज़ कर लिया वो ख़त्म हो गया। ठीक है। पर्यावरण के अनुकूल ना होना, गंदा बड़े बड़े उद्योगों से धुआं निकलना, पर्यावरण की हवा को प्रदूषित करना, ये सब क्या है? पर्यावरण के अनुकूल ना होना। मानव अनुकूल ना होना, प्राकृतिक प्रणालियों पर आधारित ना होना, अनावश्यक तथा बड़े स्तर पर उत्पादन करना, खपत के अनुसार उत्पादन ना करना, अत्यधिक व अनुचित रूप से धन व संसाधनों का प्रयोग करना। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या उपाय बताए उन्होंने उपाय ये बताए कि विज्ञान व तकनीक को बढ़ावा देने के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मनुष्य को पारंपरिक प्रथाओं से भी सीखने की आवश्यकता है। मनुष्य का प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना या उसे अपने अधीन करने की चेष्टा करना या उसे अपने लाभ उन्माद के लिए प्रयोग करना क्या है? एक आम बात हो गई है। मनुष्य को लगता है प्रकृति अपने उपयोग के लिए ही बनी है, जबकि वह जब भी चाहे उसके साथ कुछ भी कर ले। ठीक है। परंतु मनुष्य को अपनी इस सोच पर अंकुश लगाना होगा। ज्ञान के प्रकाश में प्रकृति को समझने की, उसकी प्रक्रियाओं को जानने की आवश्यकता होगी
ठीक है। और जितने भी हमारे प्राकृतिक चीज़ें हैं उन्हें हमें सहेज के रखना पड़ेगा, उन्हें संरक्षण प्रदान करना पड़ेगा। पेड़ पौधों को कटने से रोकना होगा, जंगलों के विनाश को रोकना होगा, ठीक है, हवा को प्रदूषित होने से रोकना होगा। तो ये सारे हमारे क्या हैं, उपाय, ठीक है। तो इस तरीके से 5th चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं 6th चैप्टर की, ठीक है। तो 6th चैप्टर क्या था हमारा, वर्तमान स्थिति से सार्वभौमिक मानवीय अवस्था में परिवर्तन की कार्य नीतियाँ। यानी कि जो हमारे वर्तमान स्थिति में जो सार्वभौमिक मानवीय अवस्था में परिवर्तन लाने की कोशिश है उसके लिए क्या कार्य नीतियाँ हैं। तो उन्होंने बताया कि पहला व्यक्ति स्तर पर, फिर दूसरा उन्होंने बताया समाज के स्तर पर, फिर 2 स्तर इन्होंने इसमें डिस्कस किए हैं, ठीक है, एक व्यक्ति स्तर और एक समाज स्तर। तो व्यक्ति स्तर पर क्या था, सामाजिक व पारिस्थितिकीय रूप से जिम्मेदार इंजीनियर, प्रौद्योगिकीविद व प्रबंधन के रूप में। तो उन्होंने बताया कि हम वर्तमान में एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हमने स्वयं हमारे लिए एक अनहोनी का माहौल बनाया है, ठीक है। अब हम इसको बचाना चाहते हैं लेकिन यह आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे चारों तरफ एक जाल बुना जा चुका है। हमारे समाज में व्याप्त विरोधाभास और दुविधाओं ने भी हमें एक विषम परिस्थिति में डाल दिया है, ठीक है, जहां हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। है क्या कि हमने प्रकृति के साथ आज की डेट में इतने खिलवाड़ कर दिए, इतने ज़्यादा प्रकृति का विनाश कर दिया कि आज के समय में हम जो हैं उस प्रकृति के विनाश के कारण जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जितने भी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं नई नई, वो सब क्या है, किसके कारण है, प्रकृति के विनाश के कारण। अब हम ये चाहते हैं कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएं। तो ये सब चीज़ें ठीक कैसे हो जाएंगी, जब तक कि हमने जितना विनाश किया है उन सब चीज़ों को वापस उनकी अवस्था में प्रकृति में ना ला कर दें, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने जितने पेड़ काटे हैं उससे कहीं ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, जितने जंगल ख़त्म हो गए उतने जंगल दोबारा से बने, ठीक है। जो बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं उन सब उद्योगों से पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने की कोशिश करें। जितने भी हमारे प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत हैं उन सबको बचाए रखें। तब क्या होगा, जाके हम जो है वो सुख, समृद्धि, प्रसन्नता, ये सारी चीज़ों को प्राप्त करेंगे। तो इन सारे परिवर्तन को समझने और लाने के लिए हमें सबसे आवश्यक क्या होना चाहिए, एक तो सबसे सही समझ, उचित मात्रा में भौतिक वस्तुओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य संबंध, ठीक है। और हमें इस प्रकृति में स्वयं के साथ, अन्य मनुष्यों के साथ और प्रकृति की अन्य इकाइयों के साथ सामंजस्य को समझना व इसे पूर्ण करना पड़ेगा। तभी जो है वो हम आज की इस परिदृश्य को देखते हुए व्यक्ति स्तर पर जो हमारे साथ समस्याएं हैं उन्हें दूर करके फिर से अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, ठीक है। और पशु चेतना से मानवीय चेतना में परिवर्तन कर सकते हैं। और यही जो है वो पशु चेतना से मानवीय चेतना में परिवर्तन करना ही हमारा क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। और ये सब परिवर्तन कैसे हो सकते हैं, उसके आत्म अन्वेषण यानी कि स्वयं चिंतन, आत्मचिंतन, ठीक है, प्राकृतिक स्वीकृति, जो प्रकृति के नियम हैं जिन्हें हम भूल गए उन्हें दोबारा अपनाना पड़ेगा। मूल मानवीय आकांक्षाओं को उत्पन्न करके उन्हें पूर्ण करना पड़ेगा। धन व समृद्धि में भेद करना पड़ेगा। केवल हमने बताया भी था कि केवल धनी व्यक्ति समृद्ध नहीं होता, समृद्ध वो व्यक्ति है जिसके पास आवश्यकता की हर चीज़ मौजूद है और वो पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ठीक है। फिर आया भौतिकता व आध्यात्मिकता में भेद, फिर आया सामंजस्य, फिर आया विभिन्न तकनीकों में मूल्यों का समावेश, ठीक है। सही समझ, ज्ञान का विकास आदि पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक। वर्तमान स्थिति में
सार्वभौमिक मान स्तर में परिवर्तन हेतु प्रयास के स्तर। तो प्रयास के स्तर क्या क्या हैं? सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर पे, फिर परिवार के स्तर पे, फिर समाज के स्तर पे, फिर व्यवसाय के स्तर पे। इन सभी तरीक़ों से जब हम परिवर्तन करेंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें अपने अंदर परिवर्तन लाएं, फिर अपने परिवार के अंदर लाएं, फिर अपने परिवार के बाद समाज में लेके आएँ। ठीक है, जब हम सही हो जाएंगे तो हमारा परिवार सही हो जाएगा, जब हमारा परिवार सही हो जाएगा तो हमारे परिवार को देख के सामने वाला परिवार भी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से समाज सही होगा, समाज सही होगा तो व्यावसायिक गतिविधियां सही होंगी। तो ये पूरी एक चेन बनी हुई है। ठीक है, फिर इसी तरीके से समाज के स्तर पर संस्थाओं व संगठनों के आपसी प्रबंधन के रूप में उन्होंने क्या बताया कि सामाजिक स्तर अथवा समाज के स्तर भी हम वर्तमान स्तर से सार्वभौम व्यवस्था की ओर बढ़ सकते हैं। इसके लिए समाज में निम्नलिखित घटक सहायक सिद्ध होते हैं। कौन कौन से घटक हैं? समाज में भयमुक्तता, अभय यानी कि भयमुक्त समाज होना चाहिए। शिक्षा के लिए प्रॉपर प्रणाली होनी चाहिए। स्वास्थ्य, न्याय, उत्पादन, विनिमय और भंडारण अन्य इकाइयों के साथ सद्भावना और वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी जो है ये क्या है? सामाजिक स्तर पर सार्वभौम व्यवस्था की परिकल्पना में परिवर्तन लाने के लिए उपयोगी है। ठीक है, जब भयमुक्त समाज होगा तो क्या होगा? शिक्षा का समग्र दृष्टिकोण हो, स्वास्थ्य हो, न्याय हो, उत्पादन और विनिमय आदि पर ध्यान केंद्रित हो। समाज में कार्यरत संस्थाएं व संगठन एक दूसरे को साथ लेकर इस परिवर्तन में भागीदारी करती हैं। ठीक है, किसी भी संस्था का केवल लाभ जो है वो उन्माद के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि परिवार को विश्व परिवार के संगठन में सही समझबूझ के साथ प्रत्येक घटक जुड़ा रहता है। कैसे? परिवार से परिवार समूह बना, फिर ग्राम समुदाय बना, फिर ग्राम समूह बना, फिर विश्व परिवार बना। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा जो है वो 6 चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर है वो है 7th, छात्रों में मूल्यपरकता का संचार। ठीक है, तो छात्रों में मूल्यपरकता का संचार हम कैसे कर सकते हैं? इतना पढ़ने के बाद आप लोगों की कुछ समझ में आया कि हम लोग ये देखते हैं कि जब कोई बच्चा हमारे यहाँ जन्म लेता है तो वो क्या होता है? उसकी खुद की कोई मानसिकता नहीं होती, ना उसमें कोई गुण दोष भरे होते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? उसके घर से, परिवार से, उसकी शिक्षा के स्थान से। यानी कि जहाँ कहीं वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसके अंदर समझ डेवलप होती है, उसके घर के लोगों के द्वारा उसे जो सिखाया जाता है वह वो सीखता है। फिर वो स्कूल में जाता है, जो घर से सीख के जाता है वो स्कूल में ढूंढता है, फिर स्कूल में कुछ चीज़ें सीखता है, फिर स्कूल से निकल के समाज में सीखता है। तो इस तरीके से जन्म के बाद बच्चा जो है वो औपचारिक या अनौपचारिक रूप से सीखने में व्यस्त रहता है। और सीखना क्या है? एक विशाल ज्ञान और नैतिक मूल्यों को शामिल करता है, जो शिक्षा रूपों में से एक है। ठीक है, और ये बात हमेशा सत्य है कि कोई भी बच्चा हमेशा पहली सीख जो है वो अपने परिवार से सीखता है और जीवन भर उसी सीख के अनुसार वो चलता है। इसीलिए कहा गया है कि पहला शिक्षक बच्चे का जो है वो कौन है? उसके माता पिता। ठीक है, और माता पिता बाद में जो है औपचारिक शिक्षा प्रणाली में उनके शिक्षक जो हैं वो माता पिता की भूमिका निभाते हैं। जो शिक्षक है वो क्या करता है? वो सामाजिक जिम्मेदारियां, सामाजिक मूल्यों को बच्चे को सिखाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि कुछ दिशा निर्देश ऐसे हैं जो माता पिता को अपने ध्यान में रखने चाहिए। जैसे माता पिता विनम्र होने चाहिए ताकि बच्चे बड़ों के प्रति विनम्र और सम्मानजनक बने। माता पिता को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे हानि रहित झूठ भी ना बताएं जो अंततः बच्चे को भ्रमित करे। माता पिता को अपने बच्चों को कभी कभी भोजन, पार्टियों, कार्यों और सामाजिक समारोह के लिए बाहर ले जाना चाहिए और उन्हें अच्छे शिष्टाचार सिखाने चाहिए। तो ये नॉर्मल से चीज़ें हैं। ठीक है,
अब इनमें कुछ आवश्यक मूल्य हैं जो माता पिता को सिखाने चाहिए बच्चों को, जैसे ईर्ष्या ना करना, साहसी होना यानी बहादुर होना। ठीक है, ईर्ष्या ना करने का मतलब कि किसी से भी मन में कोई ईर्ष्या ना रखें। ठीक है, लीडरशिप के गुण पैदा करें, नेतृत्व के गुण पैदा करें, खुद के बच्चे को अपने जिम्मेदारी सिखाएं, समय का पाबंद बनाएं, अनुशासन सिखाना चाहिए, सम्मान किस तरीके से किसे कहाँ पे और कैसे देना है, स्व प्रबंधन कि किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम खाना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम जगना है, किस टाइम खेलना है, ये सारी चीज़ें स्व प्रबंधन सिखाना चाहिए। ईमानदार और सच्चरित्र बनाना चाहिए, अच्छे शिष्टाचार देने चाहिए। फिर आता है अच्छे मूल्यों को बढ़ाने के तरीके। तो अच्छे मूल्यों को बढ़ाने के तरीके क्या हैं कि चीज़ों को सकारात्मक रखो, अपनी उम्मीदों के साथ यथार्थवादी बनो, परिवार संबंध को प्रोत्साहित करना, मजबूत नियम निर्धारित करना। ठीक है, अपने बच्चों की प्रशंसा करना, उन्हें पुरस्कृत करना, सोने के समय की कहानियों के रूप में नैतिक कहानियाँ पढ़ाना, शिक्षण प्रबंध, उन्हें जिम्मेदार बनाना, अपेक्षा से अधिक उपलब्ध नहीं कराना। ठीक है, सही समय पर नहीं और हाँ को देखना कि क्या चीज़ किस समय सही है और किस समय गलत है वो बताना। ठीक है, और बच्चों के साथ एक रोल मॉडल प्ले करना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद शिक्षकों की भूमिका क्या होती है? शिक्षकों की भूमिका होती है कि बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्यों को सिखाना चाहिए, उन्हें बड़े पैमाने पर जागरूकता उनके अंदर कैसे उत्पन्न की जाए वो सिखानी चाहिए। ठीक है, फिर स्कूल को विभिन्न पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। इसी तरीके से प्रत्येक स्कूल विषय मूल्यों का भंडार है, ये शिक्षक को तय करना चाहिए। ठीक, विद्यार्थियों के विचारों की सराहना करना, कम निर्देश या आदेश देना, कक्षा की चर्चा के विषय उन्मुख भाग का मार्गदर्शन करते हुए अधिक प्रश्न पूछना, शिक्षण के रचनात्मक मॉडल अपनाना, नए नए तरीक़ों से पढ़ाना कि जिससे बच्चे को जल्दी से कैसे चीज़ें समझ में आए। ठीक है, समूह परियोजनाओं का आयोजन कैसे करें, समूह खेलों का आयोजन, स्कूल पंचायत का आयोजन, दैनिक सुबह की प्रार्थना का आयोजन, लोकगीत और नृत्य का आयोजन। ठीक है, राष्ट्रीय दिवस क्या होते हैं उन्हें मनाना, त्योहारों के बारे में जागरूकता पैदा करना, शिविर का आयोजन करना। ठीक है, स्कूल के बगीचे, गाइडिंग स्काउट आदि की देखभाल करना। ठीक है, तो ये सारे रोल किसके हैं? ये सारे स्कूल के और शिक्षक के हैं। ठीक है, और छात्रों की भूमिका क्या होना चाहिए कि अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए, दोनों के संबंधों का मूल्य का पता होना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि क्या कब करना है और कब क्या नहीं करना है। उसे किसी भी चीज़ में लिप्त होने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि ये हम काम जो करने जा रहे हैं वो क्या हमारे माता पिता ने इसके बारे में हमें सिखाया था या हमारे शिक्षक ने हमें बताया था कि ऐसा काम करना चाहिए, ये सही है या गलत है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छी आदतें डालनी चाहिए, विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए, अपना समय योग और ध्यान में लगाना चाहिए, दैनिक प्रार्थनाएं करनी चाहिए और अपनी चेतना का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी क्वालिटी जो हैं वो हमारे छात्रों के द्वारा अपने अंदर विकसित करना चाहिए, जिससे कि आगे चलकर वो एक स्वयं का अच्छा सा जीवन जी सकें। तो इस तरीके से बच्चों ये आपकी 5वीं और लास्ट यूनिट कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम जो है इसका रिवीजन शुरू करेंगे, कैसे हमें पेपर देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक, थैंक यू।